सलाम जे के देखने वाले सभी नाजरीन को साहिल अमीन और गौहर कुचे का खुलूस भरा सलाम पहुंचे। नाजरीन मोहतरम, प्रोग्राम इस वक्त गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त आप तक पहुंच रहा है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम सियासी, समाजी और मजहबी मामलात के साथ साथ उन खबरों पर बात करते हैं जिन खबरों पर आपकी नजर दिन भर रहती है। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। जहां रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इंतखाबात के तीसरे मरहले के हवाले से कल पोलिंग हुई है, उस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। वहीं पर बात करेंगे रियासती इंतजामी कौंसिल के फैसले के हवाले से। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं वादी कश्मीर के हालात से। और वादी कश्मीर के हालात में सबसे पहले जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां की बात करते हैं। और जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां से आज सुबह सुबह ये खबर सामने आ रही है कि बटपुरा शोपियां में फौज और जंगजू के बीच आज सुबह झड़प शुरू हुई है। इस झड़प के साथ ही जहां इलाके में एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू हुए, वहीं पर मुजाहिरीन और फोर्सेस के बीच झड़पें भी हुई है। इस सब पर मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है गौहर कुचे। शुक्रिया साहिल अमीन। जिस तरह से पहले कहा गया है कि जनूबी कश्मीर के बटागुंड शोपियान में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 6 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर बटागुंड शोपियां इलाके का मुहासरा किया। दौरान शबी और जिस दौरान एक रिहायशी मकान में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है। गोलियों के इस तबादले में रात भर जिस तरह से गोलियों का तबादला जारी रहा और आज अलल सुबह ही जिस तरह से खबर आई है कि 6 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, जिनमें कई आला कमांडर भी शामिल है। एनकाउंटर के बाद ही वहां पर फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान एहतजाजी मुजाहरे भी हुए और झड़पें भी हुई, जिस दौरान इंतजामिया की जानिब से जिला शोपियां, जिला कुलगाम और अनंतनाग में भी इंटरनेट खदमात को मुअत्तल किया गया है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के बटपुरा इलाके से अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि यहां पर आज सुबह फौज और जंगजू के बीच झड़प शुरू हुई है। और झड़प में जहां अब तक आजाद जराये से मालूम हुआ है कि 6 जंगजू हलाक हुए हैं, वहीं पर यह भी बताया जाता है कि बटपुरा और आसपास के इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू हुए हैं, जिस दौरान मुजाहिरीन और फोर्सेस के बीच झड़पें हुई है। जहां इंतजामिया ने जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम के हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं, वहीं पर बताया जाता है कि इंतजामिया ने जिला शोपियां, जिला अनंतनाग और जिला कुलगाम में इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल की है। इस सब पर मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जनूबी कश्मीर से फोन लाइन पे मौजूद है हमारे साथी शबनम फयाज। शबनम, क्या ताज़ा तफसीलात है शोपियां एनकाउंटर के हवाले से? देखिए, बटगुंड शोपियान में गुज़िश्ता रात फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ कुछ मिलिटेंट्स छुपे बैठे हैं। अगर से फोर्सेस के बकौल उस इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई, ताहम उस मुकाम से गोलियां उन पे चलाई गई जहाँ पे मिलिटेंट्स छुपे बैठे थे। इस दौरान फोर्सेस के बकौल उन्हें हथियार डालने के लिए भी कहा गया, लेकिन इसके बीच जो है दो लड़ाई शुरू हुई जो आज सुबह तक जारी रही। इस दौरान अगर हम बात करें, ये ऐसा इलाका है जो शोपियान और कुलगाम को जोड़ता है और शोपियान के आखिरी देहात जो है उनमें ये शामिल है और इसकी वजह से यहाँ पे सख्त तनाव भी है, क्योंकि पहाड़ी जिला है शोपियान और कुलगाम का ये हिस्सा काफी घना इलाका है और यहाँ पे दो जो लड़ाई है उसकी वजह से पूरे इलाके में खौफराज की लहर दौड़ गई और तशवीश का माहौल पैदा हुआ। जिसके साथ साथ जो झड़प जो शुरू हुई उसमें जो बताया जाता है कि हिज़्ब और हिज़्बुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के दोनों तंजीमों से वाबस्ता मिलिटेंट्स बैठे थे, जो अभी तक जो कहा जा रहा है कि 6 अस्करी फोर्सेस में जाँ बाग हुए, उनका ताल्लुक हिज़्ब और लश्कर से बताया जाता है। लेकिन अभी तक जो पूरी सूरत हाल है उनकी आइडेंटिफिकेशन वो सामने आने वाली है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 5 अगर मुकामी है तो एक गैर मुल्की भी इसमें शायद हो सकता है। और जिसके चलते अभी जो कुलगाम और शोपियान का जो दोनों इलाके हैं यहाँ पे झड़पों का सिलसिला भी शुरू है और काफी तनाव पूरे इलाके में है। इंटरनेट मोबाइल सर्विस जो जहाँ शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग में बैठी है, वहीं पे अगर बात करें झड़पों का सिलसिला है, उसकी वजह से तनाव दोनों अजला में फैला हुआ है। चलिए शबनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शबनम फयाज हमारे साथ। इसी खबर पे मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए अनंतनाग से फिदा हुसैन इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। फिदा, कल भी जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम में मुकम्मल बंद रहा, उसके बाद जो मोबाइल इंटरनेट खदमात है वो कल भी मुअत्तल रही है और आज
अलग सुबह शुपियां के भटपुरा इलाके में फौज और जंगजू के दरमियान झड़प हुई, जिसमें अब तक बताया जाता है कि 6 जंगजू जो है वो हलाक हुए हैं और उसके बाद जनूबी कश्मीर के शुपियां और कुलगाम में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और मुजाहिरीन और फोर्सेस के बीच झड़पें होने की खबरें भी मौसूल हुई है। अनंतनाग की बात करेंगे तो अनंतनाग में इंतजामिया की जानिब से हालात पर काबू पाने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? हेलो जी फिदा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 बिल्कुल। देखिए अमीर मैं बता दूं आपको कि अगर पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो 2 दिन पहले जिस तरह से अनंतनाग की बीच बहरा में जो झड़प हुई थी, जिसमें 6 जो मकामी जंगजू है वो हलाक हुए थे और उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से बताया गया और बाद में उसमें कुछ टॉप कमांडर्स भी थे और आज कल देर रात गए शोपियान से भी यही खबर आई कि वहां पर भी 6 जो जंगजू है वो हलाक हुए, जिनका ताल्लुक जो है हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से बताया जाता है और उसमें से कुछ ऐसे जंगजू है जो टॉप कमांडर उसमें शुमार किए जाते हैं और कुछ की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से काफी घूम रही थी, जो घंटाघर के बाहर जो फोटोग्राफ जो सोशल मीडिया पे आए थे, जिसमें एक टॉप कमांडर लश्कर तैयबा का भी है और जो इस झड़प में जो इस मुख्तसर सी झड़प जो मैं बताऊंगा आपको, मुख्तसर सी झड़प में जो जांबाग हुआ है और उसके बाद अगर इंटरनेट सहूलियात को भी डाउन किया गया, चाहे वो पुलवामा हो, शोपियान हो या कुलगाम हो, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे अनंतनाग में इंटरनेट सहूलियात जो है वो यहाँ पे 2 दिन के बाद उसको यहाँ पे रेस्टोर किया गया और थोड़ी सी राहत जो है वो यहाँ पे लोगों ने ली है, क्योंकि इंटरनेट सीधा यहाँ आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से खबरें आ रही है कि एनकाउंटर जो बटागुंड शुपियां में जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद ही एहतजाजी मुजाहरे हैं और फोर्सेज और मुजाहिरीन के बीच जो झड़पें हैं उस हवाले से भी खबरें आ रही है कि झड़पों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, उस हवाले से क्या कुछ ताजा तफसीलात हैं? देखिए गौर, जब ये खबर इलाके में फैल गई, चाहे वो शुपियान हो या पुलवामा हो, कि बटकुंड को फौज और पुलिस ने घेरे में ले लिया और वहां पर कुछ जो जंगजू है वो एक जगह पे छुपे हुए हैं, तो उसके बाद अगरचे रात का वक्त है और जो लोग है वो बाहर नहीं आ सके, एहतजाजी मुजाहरे नहीं हो सके रात को, लेकिन जब सुबह का वक्त आया और जो मकामी नौजवान है वो बाहर आए और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे जो है वो शुरू किए और पुलिस पे तंग का इस्तेमाल किया। हालांकि पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी वहां पे, जब वहां से फौज सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है जहां पे झड़प हुई थी वहां से जब वो बाहर निकली तो उनको भी काफी दिक्कतें आई, क्योंकि जितने नौजवान सड़कों पे आए थे, क्योंकि सुबह का वक्त था और शायद सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ये नहीं मालूम था कि इतनी भीड़ जमा हो जाएगी और उस जगह पे भटकुंड इलाके में पहुंचने की कोशिश की जाएगी जितने भी मुजाहिरीन है। लेकिन मैं बता दूं कुल मिलाकर अगर देखा जाए अभी शोपियान में टेंस तो बरकरार है और वहां पे जी फिदा, यहाँ आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों की अगर हम बात करेंगे, पिछले 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 18 मिलिटेंटों को जनूबी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे 4 अलग अलग झड़पों में तकरीबन 18 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, जिनमें कई आला कमांडर भी, चाहे लश्कर तैयबा की बात करेंगे या हिजब की बात करेंगे, आला कमांडर भी शामिल है और फौज ने दावा किया कि ये उनके लिए, और इससे पहले जिस तरह से बिजबिहारा में एनकाउंटर हुआ जिसमें 6 मिलिटेंटों को हलाक किया गया, उससे भी एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है और आज के जो एनकाउंटर है उससे भी एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। देखिए गौहर, अगर देखा जाए पिछले 3 दिनों की ही बात की जाएगी तो 3 दिनों में 12 जो मिलिटेंट है वो हलाक हुए हैं 2 मुख्तसर सी झड़पों में, और ये फौज के लिए बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से जो 15 कोर के मेजर जनरल है AK भट्ट, उन्होंने भी कहा कि ये हमारे लिए एक सर्जिकल ऑपरेशन है और ये हमारी सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि ये दोनों ऑपरेशन, चाहे वो बिजबिहारा का ऑपरेशन हो या शोपियान भटकुंड का ऑपरेशन हो, रात के दौरान ही इस ऑपरेशन को खत्म भी किया गया और रात के दौरान ही इस ऑपरेशन को वहां पे शुरू भी किया गया और रात के दौरान ही उस इलाके को घेरे में ले लिया। हालांकि 2 चीजें देखी जाए, क्योंकि जो एहतजाजी मुजाहिरीन है या मुजाहिरों को देखते हुए पहले ही शायद जो अब यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है चेंज की होगी, शायद सिक्योरिटी फोर्सेस है क्या रात के दौरान ही जाएंगे, रात के दौरान ही झड़प को हम
इख्तिताम पजीर भी करेंगे और रात के दौरान ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो मुजाहिरीन है उनको मौका भी नहीं मिलेगा और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक रहेगा और किसी सिविलियन डैमेज भी नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए ये दोनों झड़पें जो है रात के वक्त हुई। अगर हम इससे पहले 2 झड़पें जो हुई उसमें भी जो कुछ मिलिटेंट हलाक हुए वो भी रात के दौरान ही हुआ, चाहे वो जैनपुरा का क्यों ना हो, चाहे वो पुलवामा का क्यों ना हो। अगर देखा जाए कुल मिलाकर अगर देखा जाए जनूबी कश्मीर में इस बार जितने भी झड़पें हुई है पिछले 1 महीने में रात के दौरान ही हुई है और सुबह का वक्त उससे पहले ही वहां से सिक्योरिटी फोर्सेज जो है बाहर निकलती है और बाद में एहतजाजी मुजाहरे होते हैं जिस तरह से अनंतनाग में देखने को मिले। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया, सिक्योरिटी के नाके लगा दिए गए ताकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक रहे। चलिए फिदा हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से फिदा हुसैन लाइन पे जो ताज़ा तफसीलात फराहम कर रहे थे और अपने नाजरीन को बताते चले कि शोपियां के बटपुरा इलाके से जो है, बट्टागुंड इलाके से जो है वहाँ से खबर सामने आई है सुबह वहाँ पर फौज और जंगजू के बीच झड़प हुई और झड़प में अब तक 6 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू हुए हैं और मुजाहिरीन और फोर्सेस के बीच झड़पें भी हुई है। इस खबर पर हम ताज़ा तफसीलात आप तक पहुँचाते रहेंगे प्रोग्राम के दौरान। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम में बात करते हैं अब छतरगाम बडगाम के वाक़े के हवाले से। गवर जिस तरीके से 2 दिन कबल छतरगाम बडगाम में शाम देर गई वो वाक़ा पेश आया जिसमें एक नौजवान की जान चली गई। उसके बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शक शुबात का इजहार किया गया। वहीं पर अगर हम रियासत के साबिक वज़ीर आला की बात करेंगे, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब की बात करेंगे या महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे, तो जहां उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए कि नौजवान की हलाकत कैसे हुई, वहीं पर महबूबा मुफ्ती ने अदालती तहकीकात का मुतालबा भी किया है। उसके साथ ही जिस तरह से कल खड़वनी कुलगाम में जो मुस्कान जान नामी जो लड़की थी, दोशीज़ा थी, उसकी भी वो अस्पताल में दम तोड़ बैठी हैं, जख्मी हुई थी, जिस तरह से उस पर भी उन्होंने इजहार अफसोस किया। और जिस तरह से छतरगाम बडगाम में इशफाक अहमद गनाई नामी जो कि पेशे से एक तुर्खान थे उसकी हलाकत हुई है और उन्होंने भी इस हवाले से शक शुबहात जाहिर करते हुए कहा कि इसका मुतालबा किया जाए। और पुलिस और फौज को उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो है अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की जाए कि लड़की को उस इशफाक अहमद नामी नौजवान को गोली कैसे लगी है आखिरकार, क्योंकि वो घर आ रहा था। जिस तरह से उनके लवाकीन का भी कहना था कि वो घर आ रहा था। अगर हम इस वाक़े की बात करेंगे तो जहां ये शाम देर गए ये वाक़ा पेश आया और एक फौजी कैंप के नज़दीक ये वाक़ा पेश आया, वहीं पर पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात भी शुरू की है। और इस हवाले से अगर हम मुख्तलिफ हलकों की बात करेंगे तो शक शुबात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम में हम बात करते हैं अब दूसरे मौज़ूआत पर, और दूसरे मौज़ूआत में सबसे पहले हम बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के हवाले से। और पंचायती इंतखाबात के तीसरे मरहले के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो कल बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग हुई और जहाँ वादी कश्मीर के अंदर वोटिंग हुई वहीं पर जम्मू सूबे के अंदर भी वोटिंग हुई और मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 75% वोटिंग जो है वो रही है मरहले की, बिल्कुल तीसरे मरहले के लिए। लेकिन अगर हम पहले के 2 मरहलों के गौर बात करेंगे तो दोनों मरहले जो है वो पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। तीसरे मरहले में जहां कल पुरअमन तरीके से ये भी इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू सूबे से ये खबर सामने आई है और जम्मू के डोडा इलाके से खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर काउंटिंग के दौरान 2 गिरोहों के दरमियान लड़ाई हुई है और लड़ाई में जहाँ एक शख्स की जान चली गई है वहीं पर कई जख्मी भी है। जी, जिस तरह से कल डोडा में वाक़ा पेश आया है जब वोट शुमारी के हवाले से जब 2 पंच है उन्होंने एक ने जीत हासिल की है और जो जिन्होंने शिकस्त खाई है इस हवाले से, तो उनके हामियों ने जिस तरह से एक दूसरे पे दरमियान जो है लड़ाई है, पहले तू में और हाथापाई तक वो पहुंच गए और उसके बाद ही उन्होंने जो जिस कामयाब उम्मीदवार पर उन्होंने हमला किया है जो कि एक्स आर्मी मैन है उस पर हमला किया है और उसकी मौत वाक़ा हुई है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस पहुंची और पुलिस ने मामले के हवाले से उनको मुंतशिर करने के लिए, जबकि इस हवाले से बताया जाता है कि कई अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल पंचायती इंतखाबात के हवाले से हो रही है बात और पंचायती इंतखाबात में जहां कल 75% वोटिंग रही है वहीं पर डोडा के इलाके से खबर सामने आ रही है और डोडा के जोरा पंचायत ब्लॉक खाखरा एरिया जो है वहां पर 2 गिरोहों के दरमियान आपसी तसादम हुआ और उसमें जहां हाथापाई इस कदर बढ़ गई कि एक शख्स की जान चली गई जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर भी
मौसूल हो रही है। और अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर तीसरा मरहला भी ओवरऑल पुरअमन ही रहा, लेकिन डोडा से ये नाखुशगवार खबर जो है वो शाम देर के सामने आई। डोडा के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो राजौरी के इलाके में जहां पे कल वार्ड नंबर 5 में वहां पे जिस तरह से वोटिंग हो रही थी और इख्तिताम पजीर वोटिंग इख्तिताम पजीर होने के बाद जिस तरह से वहां पे भी हाथापाई हुई है, दो ग्रोहों के दरमियान, दो हामियों के दरमियान, जिस तरह से जो उम्मीदवार हैं उनके हामियों के दरमियान जिस तरह से हाथापाई हुए हैं, लड़ाई हुई और पुलिस वक्त पर पहुंचकर उन्होंने जो हजूम है वहां पे उनको मुंतशिर किया है, जिसके बाद ही मामले के हवाले से पुलिस ने इस हवाले से कई अफराद को भी हिरासत में लिया है। बिल्कुल, ये तस्वीर जो हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं ये वो मनाजिर हैं जो जोरा पंचायत पे कल शाम काउंटिंग के दौरान दो गिरोहों के दरमियान तसादुम हुआ और इसमें जहां पुलिस ने बीच बचाव की कार्रवाई की और मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए उसके बाद दोनों गिरोह के दरमियान जहां इन्होंने आपसी मुफाहमत की, लेकिन इस बीच झड़प इस कदर हुई कि इसमें एक शख्स की जान चली गई और माना जा रहा है कि वो एक्स आर्मी मैन था और उसके साथ साथ उसके हामियों में कई और लोग भी शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं जिनको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन उसके बाद इंतजामिया काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है और इस वाक़े को देखते हुए इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। इस खबर पर मजीद तफसीलात देने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी कहर सिंह मौजूद है। क्या ताज़ा तफसीलात है जो जोरा पंचायत ब्लॉक में कल शाम को वाक़ा पेश आया, उसके बाद किस तरीके के हालात इलाके में बने हुए हैं और इंतजामिया ने क्या कुछ इकदाम उठाए हैं? जी, ये ठाठी का एरिया है जोड़ा पंचायत में। वहाँ पर कल रात को जब शाम का वक्त था, उसी वक्त जो वहाँ पर जो लूजर पार्टी थी उसकी ओर से पथराव किया गया, क्योंकि जो दूसरी पार्टी विनर जो थे वो नाच रहे थे, तो एक वो मतलब कि विक्टोरी की वो पूरा जश्न मना रहे थे, उसी के चलते वहाँ पर पत्थरबाजी हुई और जो एक हाफिज अहमद जो है वो साइड में बैठे तमाशा देख रहे थे, उनको पत्थर लगे और उनकी मौत हो गई और एक एसपीओ जो ड्यूटी पर था जेके पुलिस का वो भी जख्मी है। बिल्कुल, क्या इस हवाले से पुलिस की जानिब से केस दर्ज की गई है या कुछ गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जी हाँ, कल शाम को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पुलिस से हमारा जो संपर्क हो पाया था वहाँ पर गुंडों के जो सचो है वहाँ पर पहुँच गए थे। कुछ लोगों को उसी वक्त जो गिरफ्तार कर जो है ठाठरी के लिए लाया गया है, लेकिन अभी भी उस बात को वो कौन था, किसने वो पत्थर मारा था, उसकी तलाश अभी जारी है। चलिए कहर सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कहर सिंह डोडा से जो डोडा जोरा पंचायत में कल शाम वाक़ा पेश आया जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से जहां केस दर्ज किया वहीं पर कई लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है और मजीद तहकीकात पुलिस की जानिब से शुरू की गई है। जहां पंचायती इंतखाबात के हवाले से बात हो रही थी और डोडा में पेश आए वाक़े के हवाले से बात हो रही थी, वहीं पर अब बात करेंगे लद्दाख खत्े की। और लद्दाख खत्े के हवाले से अगर हम गौर बात करेंगे तो जो ही विंटर्स आती है तो उसके बाद रास्ता बंद होने की वजह से लद्दाख के अंदर कई मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इन्हीं मुश्किलात को लेते हुए कल कारगिल मैन चौक में लोगों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिस दौरान इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराबाजी भी हुई। कारगिल मैन टाउन में जिस तरह से कारगिल के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया के खिलाफ उन्होंने नाराबाजी की और लोगों का कहना है कि जिस तरह से वहाँ अशियाई खुर्दनी और दीगर चीज़ों की कमी की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि पहले ही इस हवाले से जो सर्दी और दीगर जो है इस हवाले से उन्हें मुश्किलात का सामना करना है, जबकि अशियाई खुर्दनी चाहे दाल चावल और दीगर जो चीज़ें हैं उसकी कमी को लेकर वहाँ पर लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है जो शाहरा है उसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, जबकि दरमांदा जो ट्रक ड्राइवर है उनका भी यही कहना है कि उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वो पिछले तकरीबन 11 दिनों से दरमांदा है, ताहम इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा है। हालिया दिनों बर्फबारी की वजह से जहां श्रीनगर लेह कौमी शाहरा बंद हुई थी, वहीं पर इंतजामिया की जानिब से रास्ते पर ट्रैफिक को बहाल करने के लिए कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन कारगिल के अंदर लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि सरमा के दौरान जहां लद्दाख खत्े के लोगों को सर्दी से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर अशियाई खुर्दनी के भुगतान के वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम दरमांदा ट्रक ड्राइवर्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कल इंतजामिया के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि जहाँ वो पिछले कई दिनों से नाराज़ दरमांदा है, वहीं पर इंतजामिया की जानिब से उनके रहने और खाने पीने के हवाले से कोई माकूल इंतजाम
इंतजाम नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर SSP ट्रैफिक रूलर जो है उनका मानना है कि इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है। क्या कुछ ट्रक ड्राइवर्स और SSP साहब का कहना है अपने नाज़रीन तक वो भी पहुँचाएंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे सज्जाद करगिली से जुड़ने की, ताकि उनसे करगिल लद्दाख के लोगों की मुश्किलात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये बोल रहे हैं कि अभी आगे रास्ता बंद कर दिया, ऑर्डर निकाल दिया। ऑर्डर 1 दिसंबर का निकाला हुआ है, तो अभी से हमें छोड़ रहे हैं। हमें करगिल का मामला 11 दिन हो गया इधर रुका हुआ। छोड़ना है तो छोड़ देने, तो बोले कि रास्ता बिल्कुल क्लोज हो गया, आपस जाएं। हमने DC ऑफिस में फोन किया था, तो फैक्स किया हमें उसमें मोबाइल में बताया कि 1 दिसंबर का उसमें डेट है कि 1 दिसंबर से 4 मंथ क्लोज लिखा हुआ है उसमें। हम इतने पढ़े लिखे तो है ना ड्राइवर टप का। तो आज इसमें डेवकॉम साहब ने एक और नोटिफिकेशन निकाली जहां पे उन्होंने परमिशन दी है गाड़ियों को चलने के लिए जो जोजिला पे जाएंगी। लेकिन ये परमिशन इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन की जो रोड मेंटेनेंस एजेंसी है बीकन, वो क्लियर करे कि रास्ता ठीक है गाड़ियों के चलने के लिए। बीकन और विजयक दोनों साइड से अभी जो जोजिला पे क्लियरेंस का काम चल रहा है। जैसे ये क्लियरेंस हो जाएगी उसके बाद हम जो स्टैंडर्ड गाड़ियां हैं उनको चलने की इजाज़त देंगे। चलिए, इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त करगिल से सज्जाद करगिली जो है वो फोन लाइन पे मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी है। सज्जाद साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बात करेंगे लेह लद्दाख करगिल खित्ते के हवाले से, जहां विंटर्स के दौरान इन लोगों को सर्दी से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर कल भी करगिल के अंदर लोगों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी की गई। क्या सज्जाद साहब ये मानते हैं कि इंतजामिया ये इस बार नहीं बल्कि इससे पहले भी विंटर्स के दौरान लोगों की जानिब से ये शिकायत रही है कि इंतजामिया की जानिब से पहले ही ऐसे इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को विंटर्स के दौरान मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दरअसल मैं थोड़ी आपको यहाँ की मालूमात दे दूं कि परसों मर्चेंट एसोसिएशन करगिल की जानिब से एक प्रेस स्टेटमेंट दिया गया था और कहा गया था कि तकरीबन 20% जो है यहाँ पे स्टॉकिंग मुमकिन हो पाई है अभी तक, और 80% स्टॉकिंग जो है बहुत सी माल बरदार गाड़ियाँ अद्वियात लेकर, अशियाए खुर्दनोश लेकर वो सोनामर्ग में दरमानदा हैं। लेकिन ऐसे में डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से जो ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर बदकिस्मती से ये कि करगिल एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल उनको एतमाद में लिए बगैर वन साइडेड ये जो ऑर्डर दिया गया, इससे करगिल में काफी लोगों में एक नाराजगी चारों तरफ फैली। और यही वजह थी कि कल जब यहाँ एहतजाज हुआ सब लोग सड़कों पे उतरे और इसको अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल ने सपोर्ट किया, मर्चेंट एसोसिएशन ने भी सपोर्ट किया, बसीज इमाम के भी जवान थे। तो गर्ज की हर तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग सड़कों पे लाइट जला के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जब रोड साफ है, आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं है, तो ऐसे में क्यों रुका जा रहा है। तो मामला यहाँ तक पहुंचा कि बाद में सज्जाद साहब अगर हम आगे चला, बिल्कुल सज्जाद साहब अगर हम बात करेंगे तो बार बार लोगों की जानिब से ये शिकायत रहती है कि एशियाई खुर्दनी की वजह से, रसोई गैस की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना। आखिर क्या वजह रहती है कि इंतजामिया पहले ही इन इंतजामात को हतमी शक्ल नहीं दे पा रही है? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि इंतजामिया यहाँ पे अजनास खुर्दनोश की जब किल्लत होती है तब जाके मीटिंग शुरू करती है, तब जाके रिव्यू मीटिंग यहाँ पे होने लगती हैं, और जब पानी सर से ऊपर से चला जाता है तब जाके सारी मीटिंग सामने होती मीटिंग्स वगैरह होती हैं। उससे पहले कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले पाते हैं। जैसे कि यहाँ अगर खुदा न खास्ता आज तो नवंबर में ये हुआ, अगर अक्टूबर में बर्फबारी हो और रोड के इस तरह के हालात पैदा होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय ये कि वो फिर से रिव्यू करे रियासती सरकार से कि हमें जहाज के जरिए जो है अजनास खुर्दनोश और दीगर स्टॉकिंग को यहाँ मुमकिन बनाए। तो हुकूमत को चाहिए, जो यहाँ के जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो कबल अज वक्त इस तरह के तमाम मामलों को टैकल करें और मुख्तलिफ इदारों से बात करके यहाँ स्टॉकिंग को कबल अज वक्त मुमकिन बनाए। चलिए सज्जाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सज्जाद करगिली साहब, सीनियर साहब, हमारे साथ बात कर रहे थे और इनका यही मानना है कि
इंतजामिया को पहले ही इंतजामात करने चाहिए थे ताकि मौसमी हालात के बाद लोगों को मुश्किलात का सामना अगरचे नवंबर या दिसंबर में मौसम खराब होता है या बर्फबारी होते हैं, इससे पहले ही इंतजामिया को मुतहरिक होकर इस हवाले से इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि लोग जो हैं वहाँ के लोग, क्योंकि अगर रास्ता बंद होता है, शहरा बंद होता है तो लोग वहाँ गाड़ी को आने जाने में जो मुश्किलात आते हैं, तो इस हवाले से पहले ही इंतजामिया को मुतहरिक होकर इकदाम उठाने चाहिए और जो अशियाई खुर्दनी और दीगर चीज़ें हैं इसको वाफिर स्टॉक किया जाए, उससे जिससे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। चलिए, ये करगिल के हवाले से बात हो रही है, लेह लद्दाख श्रीनगर कौमी शहरा जो है उस हवाले से बात हो रही है और लेह श्रीनगर कौमी शहरा के बंद होने की वजह से जहां करगिल के अंदर, लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर सोनमर्ग और दूसरे मुकामात पर दरमानदा ड्राइवर जो है उनका भी मानना है कि उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन मोहतरम, सलाम जे के प्रोग्राम जारी है, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से तिजारती वक्फे का। तिजारती वक्फे के फौरन बाद हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जेके। हमेशा से चाय और बातों का पुराना नाता रहा है। वो बातें ही क्या जिनके साथ चाय ना हो, बातें हीरो, और बेचारी चाय हमेशा सपोर्टिंग रोल में ही रहती है। शायद इसीलिए कि आज तक कोई ऐसी चाय बनी ही नहीं जो अपना जादू चला सके। तुम्हें याद है हमारी मैथ्स टीचर टी वैली, जो पल भर के लिए ही सही बातों को भुला दी। मैं क्या कह रहा था? ब्रह्मपुत्र की वादियों की महक, मास्टर ब्लेंडर्स की परखी नजरों में चुनिंदा आसाम टी लीव्स। टी वैली, ट्रूली ओरिजिनल। सारी साफ सुथरी चीजें सेहत के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी सारी बातें निश्चय ही शुद्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार लायन डेट्स हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डेट्स को दुनिया में पहली बार तकनीक की मदद से बिना हाथों से छुए स्वच्छ प्रकार से पैक किया जाता है। लायन डेट्स, आखिर स्वच्छता ही सेहत की पहली सीढ़ी है। हमेशा से चाय और बातों का पुराना नाता रहा है। वो बातें ही क्या जिनके साथ चाय ना हो, बातें हीरो, और बेचारी चाय हमेशा सपोर्टिंग रोल में ही रहती है। शायद इसीलिए कि आज तक कोई ऐसी चाय बनी ही नहीं जो अपना जादू चला सके। तुम्हें याद है हमारी मैथ्स टीचर? टी वैली, जो पल भर के लिए ही सही बातों को भुला दी। मैं क्या कह रहा था? ब्रह्मपुत्र की वादियों की महक, मास्टर ब्लेंडर्स की परखी नजरों में चुनिंदा आसाम टी लीव्स। टी वैली, ट्रूली ओरिजिनल। वो जो आपको सबसे कराए रूबरू, सच वो जो बदल दे आपका नजरिया। रियासत से जुड़ी हर खबर जो आप पर करे असर, पल पल बदलती सियासत पर भी रहेगी पैनी नजर। आपसे जुड़े हर मुद्दे पर होगी बात। देखिए हमारे साथ न्यूज पॉइंट, सिर्फ गुलिस्तान न्यूज पर, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। का वेलकम है प्रोग्राम चलते चलते में। अच्छे हैं लोग, काफी सिंपल हैं। शाहरुख खान, जेम्स लेब्रॉन, हर जगह मौका मिलना चाहिए। क्योंकि शहरी खास में It's just like ताजमहल जिसने तुम्हें बनाया। कहावत तो यहाँ का फेमस बहुत है। हम तुकश में इंटरनेशनल स्किल ट्रेनर्स को बुलाया जाए। Feel really nice. Markets outside state, especially in England. Our services are vastly improved. ये डिजिटल सही है। थोड़ा कॉमेडी स्टाइल में के साथ साथ खूबसूरत फिजाएं। एक्सपीरियंस अच्छा था यहाँ पे। वादिया कश्मीर की पहचान है। The food is amazing here. खसूसन गुलमर्ग प्रोग्राम रहेगा। जल्दी जल्दी वाह। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में अब तक बात हो रही थी पंचायत इंतखाबात के हवाले से और जनूबी कश्मीर के हालात के हवाले से, लेकिन अब प्रोग्राम में बात करेंगे
रियासती इंतजामी कौंसिल के फैसलों के हवाले से। गौर अगर हम बात करेंगे, रियासती इंतजामी कौंसिल जो रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक की सदारत में मुनक्कद होते हैं, उसके बाद उसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं अवामी हलकों में कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो फैसले रियासती इंतजामी कौंसिल कमेटी की जानिब से लिए गए हैं उनको सराहा गया और लोगों की जानिब से ये बात रखी गई है कि गवर्नर इंतजामिया के दौरान जो काम काज है या लोगों के जो मुश्किलात हैं उनका अजाला करने के लिए अच्छे और संजीदा तरीके से काम किया जा रहा है और जो फैसले लिए जा रहा है उनको सराहा गया। लेकिन हाल ही में रियासती इंतजामी कौंसिल की मीटिंग रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया गया। ये फैसला सामने आते ही जहां अवामी हलकों में इस हवाले से नाराजगी भी पाई जा रही है, शक शुबात का इजहार भी किया गया, वहीं पर अगर हम सियासी हलकों की बात करें तो सियासी हलकों में भी काफी सियासी हलचल देखने को मिल रही है इस फैसले के बाद। जी हाँ, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे, अगर लोग इस तरफ से एक तरफ से इसे एक अच्छा कदम उठाने की बात करते हैं कि एक अच्छा फैसला है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जो खदशात हैं जाहिर किए जा रहे हैं, उनमें उनका कहना है कि लोगों का कहना है कि इससे ज़्यादा जो है जो सियासी मुदाखलत है, अगरचे इसे RTI के तहत लाया गया है और RTI उसे जवाबदेह बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से इसमें ज़्यादा जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो ज़्यादा रहेगी, जिससे इससे कहीं ना कहीं माना जाता है कि इसे नुकसान जो चाहे रियासत जम्मू कश्मीर की बात करेंगे या अवाम की बात करेंगे, उसको कहीं ना कहीं इस पर नुकसान बिल्कुल। अगर हम रियासत के साबिक खजाना वजीर डॉक्टर हसीब द्राबू की बात करेंगे और वो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने एक मुकामी रोजनामे से बात करते हुए कहा है कि JK बैंक को PSUs के दायरे में लाना अनक्वालिफाइड डिजास्टर है, ये डॉक्टर हसीब द्राबू का कहना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो PSUs है, चाहे हम स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, चाहे हम JK स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करें, चाहे JK पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, केबल कॉर्पोरेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या इसी तरीके से JK मिनरल्स एंड JK प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, तो उन PSUs की हालत क्या है और वो PSUs किस तरीके के हैं, ये सब के सामने लोगों के सामने है और हमारे सियासी लीडरान के सामने भी उनकी हालत है, चाहे रियासत के अंदर हुकूमत रही या गवर्नर राज रहा, इन PSUs की हालत क्या कुछ है वो सब के सामने है। इससे पहले कि हम कुछ सियासी लीडरान से भी बात करें, सियासी माहिरीन से बात करें या कुछ उन लोगों से बात करेंगे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं या बराह रास्त जो इन इंडस्ट्रीज के साथ वाबस्ता है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दो चीजें सामने आ रही है, कश्मीर डिवीजन से क्या कुछ लोगों का कहना है और जम्मू डिवीजन से क्या कुछ लोगों का कहना है, वो पहले अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे, उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। एक तरफ अगर हम देखेंगे डिसीजन ठीक है, लेकिन इसके मतलब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने डिसीजन लिया है इसका मतलब ये भी है कि इस पे मतलब ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जुमरे में लाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं सारे यहाँ पे कि PSU जो भी कश्मीर में है वो मतलब ग्रो नहीं कर पाई। अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर बैंक एक वाहिद इदारा है जम्मू कश्मीर का जिसमें मतलब जिसके इन्वेस्टर्स है और प्रॉफिट्स इसके मतलब ग्रो इसकी जो गवर्नमेंट का ज्यादा बहुत ही ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को पहले मतलब डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए था कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक ऑलरेडी मतलब आंसरेबल है, अकाउंटेबल है बिफोर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके अलावा जो भी इसकी अदर डीलिंग्स होती है उसको कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल भी चेक करता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो RTI के जुमरे में लाना ठीक बात है, मतलब ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी आ जाएगी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मतलब अब बहुत सारे मतलब मसलों में मतलब मसाइल में उलझ सकता है जम्मू कश्मीर बैंक, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो RTI मतलब अप्लाई कर सकते हैं, फिर उनको मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर बैंक की सेहत के लिए ठीक नहीं है डिसीजन, और गवर्नर को मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने स्टेट गवर्नमेंट का 59.3 पॉइंट जो है वो शेयर होल्डर है स्टेट गवर्नमेंट, और इतना शेयर होने के बावजूद उसको RTI में ना लाना और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को थोड़ा कम रखना कहीं ना कहीं बैंक की फंक्शनिंग को भी सवालिया निशान लगाती थी। जहाँ तक पिछले दिनों बात आई कि यहाँ पर नौकरियों की बात आई कि बैकडोर एंट्रीज हुई और किस ढंग से हुई, और उसमें ज़्यादा ना जाते हुए मैं इतना कहूँगा कि अगर RTI के एम्बिट में जब आ जाएगा तो कोई भी लेजिस्लेटर
आज तक तो ऐसा था कि हम लेजिस्लेटर ना अपर हाउस में ना लोअर हाउस में कहीं भी बैंक के बारे में जानकारी लेते थे, पूछते थे भाई कितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कब उसकी नोटिफिकेशन हुई थी, तो जवाब नहीं आता था। सिंपल जवाब आ जाता था कि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और आरटीआई के दायरे के अंदर नहीं आती है और कभी भी किसी लेजिस्लेटर को इसके ऊपर जवाब नहीं मिला है। इससे अब ट्रांसपेरेंसी आएगी लोगों के अंदर भी। चलिए, रियासती इंतजामी कौंसिल की जानिब से लिया गया फैसला और उस पर मुख्तलिफ हलकों से मुख्तलिफ आवाज़ें सामने आ रही है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है CPIM के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ। तारिक अहमद साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बात हो रही है JK बैंक के हवाले से रियासती इंतजामी कौंसिल की जानिब से जो फैसला लिया गया है, इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से फैसला लिया गया या जो हमारे PSUs है, आपको उनकी हालत आपके सामने है और मुख्तलिफ हलकों का मानना है कि वो PSUs जो है वो सियासत का शिकार हो चुके हैं। इस फैसले को आप कहां पर देखते हैं? क्या ये जम्मू कश्मीर बैंक की क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो नहीं है? क्या कहे, हम बहुत कुछ कहना है लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा शायद। इतना जरूर कहूंगा, जम्मू कश्मीर बैंक की क्रेडिबिलिटी कैसी है, क्या है, अवाम को हक है ये जानने का। ये हमारा इदारा है, जैसा कि कहा जा रहा है। मैं एक शहरी होने के नाते ये सवाल कर लूंगा उन दोस्तों से जो अब भी जम्मू कश्मीर बैंक में क्या कुछ हो रहा है, लेन देन की हालत क्या है और इसकी फंक्शनिंग कैसी है, इस बारे में पर्दादारी रखना चाहते हैं। एक सवाल कर लूंगा, फिर मेरा कहां रहा? अगर मेरा इदारा है तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा इदारा क्या कुछ कर रहा है, मेरे इदारे में क्या कुछ हो रहा है। और अगर आज ये फैसला हुआ कि ये इंफॉर्मेशन हासिल करने का हक है एक शहरी को, आज के 21वीं सदी में भी अगर अवाम को महरूम रखा जाए, अपने इदारों के बारे में उन्हें जानकारी न मिले, वाकफियत न मिले, कायद सामने ना आ जाए, कुछ तो है फिर जिसकी पर्दादारी है। मैंने एक लेजिस्लेचर की हैसियत से 96 से लेकर आज तक हर सेशन में ये सवाल उठाया, जम्मू कश्मीर बैंक हमारा बैंक है, ये एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है और जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीमें हैं, ये बैंक शहर की हैसियत रखता है। बिल्कुल। लेकिन हम उसके अंदर बहस हो, सवाल पूछने का अधिकार हो, जैसा कि हमारे जम्मू कश्मीर के आईन ने ये हक दिया है लेजिस्लेचर को कि वो हर मामले पर बहस करे, सवाल पूछे, जवाब मांगे। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने, न कल की सरकार ने, न इस दौर की सरकार ने ये हक दिया लेजिस्लेचर को, ये कहकर कि अगर वाक़ात और हालात और जो हकीकतें हैं अगर सामने आ जाए उन पर बहस हो जाए। जम्मू कश्मीर बैंक की इफादियत, क्रेडिबिलिटी मुतासिर होगी, पर्दा करो, क्रेडिबिलिटी रहेगी। आज भी जैसा कि खुद जम्मू कश्मीर बैंक का मानना है 5,000 करोड़ से ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, लेकिन उनके बारे में आज तक किया क्या? न बैंक ने किया, न सरकार ने किया। लेकिन KCC लोन को वसूल करने के लिए, और अगर कोई भी शख्स हमारी रियासत का मामूली दुकानदार कर्जा ले ले, मामूली किसान, गरीब किसान वो गाड़ी खरीदने के लिए कर्जा ले और वक्त पर ना अदायगी हो किस्त की, प्रूफ होता है, जमीन जायदाद को जब्त करने की धमकी मिलती है, पुलिस का सहारा लिया जाता है। मेरा ये सवाल है कि अगर 5,000 करोड़
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। हमें बताए कौन लोग हैं ये। अभी ये बताया गया जम्मू कश्मीर बैंक ने एक शख्स को, डिप्टी मेयर साहब को अखबारी इत्तलात के मुताबिक नोटिस भेजा। कितने करोड़ हैं बकाया? हम तो यही पूछना चाहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिलने का अधिकार होना चाहिए, हासिल करने का। ये इंफॉर्मेशन मेरे बैंक में क्या हो रहा है, मैं हैरान हूँ। आज कुछ लोग आज जो कल तक इक़्तिदार में थे तो आज कह रही हैं अटॉर्नी पर ये जख आएगा। किस अटॉर्नी की बात करते हैं? जब हमने कहा था जीएसटी के बारे में बहस हुई कि हमारे आईएन के अंदर ये हक दिया गया है कि हम अपना टैक्स सिस्टम उसको चलाने के बारे में कानून बनाए, लेकिन कौन सा कानून लागू किया? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उस वक्त जब यहाँ इसकी मंजूरी दी गई जश्न मनाया और कह दिया कि आज ये जो बानी रहे हैं जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी रूह को आज आसानी, उनकी रूह को आज साथ मिलेगा, क्योंकि आज उनका ख्वाब पूरा हो गया एक देश और एक टैक्स के नाम पर। क्या कहते हैं वो, क्यों हमें आज सवाल को लेकर भी जम्मू कश्मीर के आवाम कहते हैं कि हमें बाखबर किया जाए और हमें बाइख्तियार कराया जाए, तो उस वक्त ये पार्टियां सहारा क्यों लेती है किसी और चीज की? और जब कश्मीर के आवाम, जम्मू के आवाम ये चाहेंगे कि मेरा बैंक है, मेरा खाता है वहां, मुझे कर्ज मिला है वहां से, मुझे इसके बारे में हिसाब किताब चाहिए, मुझे बाखबर होने का हक दिया जाए। पर कहा जाता है, अखबारों में आता है, टेलीविजन चैनल में आता है कि अटॉर्नी खत्म हो जाएगी, एख्तियार खत्म हो जाएंगे। किसके एख्तियार? बिल्कुल ये मेरे एख्तियार नहीं, ये मगरमच्छों के एख्तियार है जो सजरा पर आ जाएंगे। ये उनके एख्तियार है जिन्होंने आज तक। बिल्कुल। चलिए तारिगामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब हमारे साथ, जो कि रियासती असम्बली में काफ़ी देर से है और रियासती असम्बली के अंदर उनका मानना है कि मैंने कई बार जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से सवालात भी उठाए और उनकी जवाब तलबी भी मांगी है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया, कि कहा कि जिस तरह से इसे यह फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं इसे लोगों के हवाले से जो है जवाबदेह बनाया गया है कि उन्हें लोगों को इस हवाले से जानकारी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, जिस तरह से कि बैंक में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस हवाले से जो जवाबदेह है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा फैसला है और ये रियासती गवर्नर की जानिब से एक अच्छा फैसला लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है DPN के सरबराह गुलाम हसन मीर साहब। मीर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से और रियासती इंतजामी काउंसिल की जानिब से जो फैसला लिया गया है उस हवाले से मुख्तलिफ हलकों से मुख्तलिफ बयानबाजी सामने आ रही है और मुख्तलिफ हलकों से मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही है इस फैसले के हवाले से। गुलाम हसन मीर, इस फैसले को कहां पर देखते हैं? देखिए, जब हम जम्मू कश्मीर बैंक की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर बैंक जो है रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बैंक के साथ बहुत बड़ी वाबस्तगी है। रियासती जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर बैंक को जम्मू कश्मीर का एक असासा मानते हैं और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं और इसका बचाव करना चाहते हैं। इस सिलसिले में जब जम्मू कश्मीर बैंक की कारकर्दगी का जायजा लें तो पता चल जाता है कि ये इस तरीके का इसका कार्यकाल चल रहा था कि जो कुछ लोगों को मनपसंद था उन्हीं मर्जी के मुताबिक होता था। यहाँ पर जो भी सिविल सोसाइटी के लोग थे, मैं नाम लेना चाहता हूँ गुलाम रसूल सोफी का, जो RTI के चेयरमैन भी रह चुके थे, शफी पंडित साहब, जस्टिस मसूदी साहब, कई बार ये बातें उठी और JK बैंक से मुतालबा किया गया जो डिफॉल्टर्स हैं उनका लिस्ट निकालिए, उनका दिखाइए, लेकिन कभी इजहार नहीं किया गया। सिलेक्टिव बेसिस पे जो जिसका करना चाहते थे उसका करते थे। यहाँ पर अफवाहें चल रही हैं, दुरुस्त क्या है, सच क्या है,
वो बैंक वाले जानेंगे कि जो यहाँ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं, उन सक्सेसिव गवर्नमेंट ने अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, अपने वफादारों को और बाहर भी जो लोग हैं रियासत जम्मू कश्मीर के बाहर, उनको लोन दिए हुए हैं, वो डिफॉल्ट हो चुके हैं। वो इस पे पर्दादारी चाहते हैं और ये पर्दादारी खत्म होनी चाहिए। इसमें जब सरकार गवर्नर का फैसला, उसके बारे में मैं अलहदा बात करूंगा, लेकिन आरटीआई के दायरे में लाना जम्मू कश्मीर बैंक को, ये सराहनीय कदम है। जो मैं इस वक्त भी कह रहा हूं, अगर जेके बैंक का चेयरमैन जो इस वक्त है, व्हाई ही इज नॉट इशूइंग द लिस्ट ऑफ द डिफॉल्टर्स, क्लियर हो जाता हम सब लोगों को, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे बैंक को किसने लूटा है। जहां हम जम्मू कश्मीर बैंक की ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा एक असासा है, मैं ये बताना चाहता हूं, जब यही द्राबू साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, इट इज हिज रिकॉर्डेड स्पीच कि उसने कहा ये जम्मू कश्मीर बैंक जो है ये कमजोर हो चुका है और 500 से ज्यादा करोड़ इसमें डाल दिए इसको रिवाइव करने के लिए। मुझे बताइए, अगर जे.एंड.के बैंक ये क्यों एक्सपोज नहीं लोगों को करता है? जे.के बैंक की कारकर्दगी सिर्फ सरमायादारों को, अपने अजीजों को फायदा पहुंचाना है। मुझे बताया जम्मू कश्मीर बैंक की कौन ऐसी स्कीम है जो यहाँ के कॉमन मैन को अडॉप्ट करे, यहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट को अडॉप्ट करे, यहाँ के मजदूर को अडॉप्ट करे। आप देख लिए कितने लोगों को इन्होंने बड़े बड़े लोन माफ किए हैं। परसों ही मेयर की बात आई थी, उसको कितने करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा कितने करोड़ इसको माफ किए। जब यहाँ केसीसीआई की माफी की बात करते हैं तो वहां पर बैंक की कमजोरी नजर आती है। ये सरमायादाराना निजाम बना हुआ है, इसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, कोई यहाँ पर बैंक के खिलाफ बात आउट नहीं होती है। यहाँ का मीडिया भी इसके खिलाफ बात करने से कतराता है। सही बात, गलत बात नहीं कहते हैं। जो बैंक की कमजोरियां हैं कोई इसको उजागर नहीं करता है। ये एक ऐसा तूफान मचा हुआ है जो हम लोगों के लिए एक जुल्म बन चुका है। मैं आरटीआई की सराहना करता हूँ, लेकिन साथ ही जो पब्लिक अंडरटेकिंग का ये दूसरे तरीके, ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये ठीक है। लेकिन पिछली बार जब असेंबली में ये इशू आया था, उस वक्त दोनों अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों ने चुप कर ली, क्योंकि उनके राज खुल जाते। आरटीआई के जरिए सारा क्लियर हो जाएगा। मुझे ये यकीन है, अगर पीडीपी सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, अगर वो साफ हैं, आरटीआई के जरिए उनको भी क्लीन चिट मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा। देखो हमारे खिलाफ तो इल्जाम थे, वो इल्जाम मीर साहब, यहाँ पर कई हलकों का ये भी मानना है कि जिस तरीके से आपने इस आरटीआई का खैर मकदम किया है कि जम्मू कश्मीर बैंक के कामकाज में मजीद शिफाफियत आ सकती है इस हवाले से, लेकिन पीएसयूज की अगर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ हलकों से ये आवाज आ रही है कि जो हमारे पास जम्मू कश्मीर के पास पहले ही पीएसयूज है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनका हाल जो है वो सब लोगों के सामने है। अगर जम्मू कश्मीर बैंक को इसमें लाया गया तो जम्मू कश्मीर बैंक का हाल भी आने वाले बरसों में ऐसा ही होगा। क्या मीर साहब ये मानते हैं कि अगर इसको पीएसयूज के जुमरे में लाया गया तो इसका हाल भी बेहाल ही हो जाएगा? देखिए, मेरा ये मानना है, गवर्नर राज भी हद से ज्यादा गुजरता है। गवर्नर को ये एहसास होना चाहिए, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी जो भी कानून होते हैं उनकी सिर्फ 2 साल तक ही वो चलते हैं। बिल्कुल, वो उनको ज्यादा इस किस्म के पॉलिसी डिसीजन से एतराज करना चाहिए। ये मानना चाहिए गवर्नर राज जो है वो टेम्पररी राज है। उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर हुकूमत करना शुरू कर दिया है, ये किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जहां तक पीएसयूज वगैरह बनाना, वाकई ये बैंक के लिए अच्छा नहीं होगा। जहां तक आरटीआई का है, आरटीआई को हम वेलकम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी शुड बी इन द बैंक। चलिए मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गुलाम हसन मीर साहब जो डीपीएन के सरबराह है। उनका मानना है कि
आरटीआई का फैसला जहां तक है वो सही कदम है ताकि जम्मू कश्मीर बैंक को जवाबदेह बनाया जाए, क्योंकि ये लोगों की प्रॉपर्टी है और ये बैंक जो है लोगों इस हवाले से जम्मू कश्मीर बैंक को जवाबदेह बनाना कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला है। और आरटीआई के दायरे में जम्मू कश्मीर बैंक को लाने से जो आम लोग हैं जिसे इस हवाले से कोई भी जानकारी हासिल करनी चाहे उससे वो जानकारी फराम होगी। और कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से उन्होंने कहा कि PSUs के तहत लाने से इससे कहीं ना कहीं नुकसान पड़ सकता है। जिस तरह पहले से हमारे पास जो जितने भी इदारे हैं उसे PSUs के तहत जिन्हें लाया गया था उस हवाले से जिसका हाल जो सबके सामने है, कहीं ना कहीं इसका जम्मू कश्मीर बैंक का भी इस हवाले से वही हाल होने की उम्मीद है। चलिए नाज़रीन मोहतरम, ये थे आज के मौज़ूआत जिन पे हमने बात की। प्रोग्राम का आगाज़ हमने शोपियां से किया है और बट्टगुंड शोपियां में फ़ौज और जंगजू के दरमियान झड़प हुई है और झड़प के बाद अभी भी खबरें सामने आ रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे हुए और मुजाहिरीन और फोर्सेस के बीच झड़पें हो रही है। इस हवाले से हम अपने नशरियात में ताज़ा तफसीलात आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम को अपने मेज़बान साहिल अमीन और गौहर कुचे को यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सारी साफ सुथरी चीजें सेहत के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी सारी बातें निश्चय ही शुद्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार लायन डेट्स हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डेट्स को दुनिया में पहली बार तकनीक की मदद से बिना हाथों से छुए स्वच्छ प्रकार से पैक किया जाता है। लायन डेट्स, आखिर स्वच्छता ही सेहत की पहली सीढ़ी है। लगभग 90,000 प्रोडक्ट, 300 कैटेगरी। हर रोज हमारे कॉल सेंटर्स पर लगभग 1 लाख कॉल्स और 20,000 से ज्यादा ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग। अब तक हमने 22,000 से भी ज्यादा पिन कोड्स पर 1 करोड़ कस्टमर्स को सर्व किया है। नापतोल जो कहता है वो करके दिखाता है। तो आइए जुड़िए आपके अपने शॉपिंग नेटवर्क से। जुड़िए नापतोल के साथ। ये है भारत का नंबर 1 होम शॉपिंग नेटवर्क नापतोल।